Students, now we start the vitamins topic, and vitamins topic is in your RBSc board, and many type of vitamins is present in the food material also, and they are very important for the maintenance of the physiological and chemical functions in our body. And vitamins found in their simple form, so they not participate in digestion, they directly enter in our body and absorb through the villi and microvilli and directly mix with the blood and circulate in our body, and according to tissue level they have to do their proper function and maintain our body physiological balance. Okay, so vitamins is most important, and study of vitamins is known as vitaminology. It's a term, vitaminology, that means study of vitamins. Vitamin discovered by Lunin is the scientist. He discovered first time the vitamins. Vitamin term was given by Funk and Hopkins. They provide the term of the vitamins, and first vitamin obtained from unpolished rice, that is vitamin B1, and they obtained in the year of the 1912. So अनपॉलिश्ड राइस, जैसे बच्चों एक सफ़ेद सा चावल जो हम देखते हैं अक्सर जब ये फार्मर्स अपने खेत में उगाते हैं, तो इसके ऊपर एक छोटा सा जो लेयर होता है हल्का सा, इसके अंदर ऊपर ये रेडिश कलर का होता है, और इसके इस राइस के ऊपर फिर एक जो इसके कवर होते हैं वो पाए जाते हैं। जब इस कवर को मशीन के द्वारा हटाते हैं तो हमारे पास अनपॉलिश्ड राइस बचा रहता है। अनपॉलिश्ड राइस जो होता है, इस अनपॉलिश्ड पार्ट में इसको अनपॉलिश्ड पार्ट कहते हैं, और ये मैं एक छोटा सा राइस के दाने को दिखाया हूँ। तो अनपॉलिश्ड जो पार्ट है इसमें विटामिन B1 इसके ऊपर है, और इसी अनपॉलिश पार्ट में दुनिया में पहली बार ये पता चला कि ये जो विटामिन्स होते हैं ये इस तरह से होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाते, इसलिए हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्लांट्स में और दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स जो हम फूड के थ्रू लेते हैं उसके थ्रू ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। तो ये जो होते हैं ये इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, चावल जो हम घर पे अक्सर लाते हैं पैकेट्स में, वो देखते हैं कितना वाइट है। अब वो मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, इसलिए केमिकल डाल करके ये जो अनपॉलिश्ड पार्ट है इसको पॉलिश पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही पॉलिश पार्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो चावल चमकता हुआ एकदम वाइट कलर का दिखेगा। रियल में चावल पूरा वाइट नहीं होता है, उसके ऊपर एक प्रकार का लेयर होता है जो अनपॉलिश्ड लेयर होता है विटामिन B1 का। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए जो अनपॉलिश्ड चावल खाएँ और उसमें विटामिन B1 उनको मिले तो उनको कभी बेरी नाम का डिजीज होगा ही नहीं। खैर, तो ये विटामिन की कुछ कहानी थी। अब बात करते हैं विटामिन के टाइप्स। स्टूडेंट्स, आपको मैं कुछ ट्रिक्स दूंगा और आपको सारे विटामिन चुटकियों में याद हो जाएंगे वेरी इजीली। देखो, विटामिन के जो टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। वन इज नोन एज फैट सॉल्युबल विटामिन, fat soluble vitamins, and fat soluble vitamins are vitamin A, D, E and K. 4 type of vitamins are fat soluble: vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. And second is water soluble वाइटामिन्स, और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं वो होते हैं वाइटामिन्स B, वाइटामिन C एक्सेट्रा। और ये जो B होते हैं इसके 8 टाइप्स होते हैं B के। इसी B के 8 टाइप्स में CB कॉम्प्लेक्स और तमाम तरह के जो भी विटामिन्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करता हूँ जो आपको याद हो जाएगा। एट फर्स्ट we write down water soluble vitamins। अगर मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करूं
तो इसमें दो आते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। बी के 8 टाइप्स होते हैं। तो पहले मैं इधर लिख रहा हूं विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी है, दो विटामिन से। बी के 8 टाइप है, तो बी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन कौन से हैं सर बी विटामिन? तो बी विटामिन में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये जो होते हैं ये विटामिन बी के पार्ट्स हैं। तो विटामिन बी के 8 टाइप्स हैं। अब इनमें हमें नाम अक्सर याद रखने होते हैं और ये भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिससे आप इनके नाम याद रख पाओगे। तो फॉर्मूला इनके लिए, इन सभी विटामिन के लिए जो है लिख रहा हूँ मैं, जैसे ट्रेन, TRN। आप लोग कभी ट्रेन बोलो तो टी पे, आर पे और एन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो मैंने ट्रेन लिखा। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ये इसका फॉर्मूला है। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। अब इसके आधार पे इसके जो केमिकल्स के नेम है, इसके केमिकल्स नेम आपको याद हो जाएंगे। इनके केमिकल्स नेम क्या है? तो टी पर थायमिन, यानी ये इसका नाम हो गया थायमिन। आर फॉर राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन इसके नाम हो गए। एन फॉर नियासिन, इट्स नेम इज नियासिन। B5 पुल, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। पर पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन बहुत फास्ट चली, बहुत के लिए बायोटिन। फास्ट के लिए फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। और चली के लिए साइनेकोबैलेमाइन, साइनेकोबैलामिन। तो ये हो गया इनके नेम। तो देखो दोबारा, B1 का नाम क्या है? केमिकल नेम थायमिन, किससे बना होता है? थायमिन फॉर्म में। B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन या इसको निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड और B12 साइनेकोबैलेमाइन। ठीक है। अब देखो इनसे कौन कौन सा डिजीज होता है मेनली, डिजीज कौन कौन से इनसे हो रहे हैं। तो जो B1 है इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, क्योंकि ये जो भी होगा वो डेफिशिएंसी से होगा, इनकी कमी से। तो डेफिशिएंसी B1 की कमी से बेरी बेरी नाम का डिजीज होता है। B2 जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से चिलोसिस होता है, चिलोसिस या विक और ड्राई स्किन, ये हो जाते हैं डिजीज। B3 नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा नाम का डिजीज होता है। B5 पेंटोथेनिक जो होता है इसकी डेफिशिएंसी अगर होता है तो ये रेयर होता है इसकी डेफिशिएंसी, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी रेयरली होगा क्योंकि ये होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो बर्निंग फिट सिंड्रोम हो सकता है, बर्निंग फिट नाम का डिजीज हो जाता है। B6 जो होता है इसमें ये B6 और ये B9 और ये B12 ये तीनों एनीमिया क्रिएट करते हैं।
ये भी क्रिएट करते हैं एनीमिया, ये भी क्रिएट करते हैं एनीमिया, और ये भी क्रिएट करते हैं एनीमिया। इन तीनों एनीमिया क्रिएट करते हैं। लेकिन एनीमिया के भी कई टाइप होते हैं। इसमें B6 जो होता है इसके कारण माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी आप देखो। एंड B9 जो होता है इससे मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और B12 जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से पर्नेसियस एनीमिया, पर्नेसियस एनीमिया। ये इस तरह के 3 एनीमिया जो डिजीज है वो B6, B9 और B12 से होते हैं। और B7 जो बायोटीन है इसकी डेफिशिएंसी से हेयर लॉस हो जाता है, या इसमें जो भी हेयर लॉस होते हैं वो कुछ जगहों पे हो जाते हैं, कि स्पेशल पॉइंट्स पे हो जाते हैं। और इस तरह के भी हेयर लॉस होते हैं, पर्टिकुलर रीजन ऑफ हेयर लॉस इन स्कल। स्कल पे पर्टिकुलर रीजन पे हेयर लॉस हो जाते हैं। और ऐसा जो होता है इस तरह के डिजीज भी देखे जाते हैं। और ये जो होते हैं ये आजकल मोस्ट कॉमन हो गया है। तो क्या क्या बताया देखो, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये डिजीज सारे टाइप्स हो गए। इसके डेफिशिएंसी से कुछ डिजीज होते हैं वो और इनके केमिकल के नाम आपको याद होने चाहिए। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, T फॉर थायमिन, B2 फॉर राइबोफ्लोविन, N फॉर नियासिन, पुल पेंटोथेनिक एसिड पर पायरोक्सिन, बहुत का पहला शब्द बायोटीन, फास्ट फॉलिक एसिड, चली साइनोकोबैलामाइन। ये विटामिन के नाम याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक। और इसके डेफिशिएंसी से बेरी, इसके कारण चिलोसिस, होंठ फट जाता है, चिलोसिस कहते हैं। इस B3 से पेलेग्रा डेफिशिएंसी से, B5 से रेयर होता है लेकिन अगर हो तो बर्निंग फिट सिंड्रोम या बर्निंग फिट डिजीज। और इससे B6 से एनीमिया के रूप में माइक्रोसाइटिक एनीमिया, B9 से मैक्रोसाइटिक एनीमिया और B12 से पर्नेसियस एनीमिया। और जो बच गया इसमें B7 उससे हेयर लॉस होता है। तो ये था कुछ विटामिन के पॉइंट्स। अब मैं बात करता हूं फैट सॉल्युबल विटामिन। उसके पहले विटामिन सी रह गया। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी अलग से लिख देता हूं क्योंकि इस फॉर्मूला में वो नहीं है। तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन सी है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी जो है डिजीज होता है। तो ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन सारे हो गए, बी एंड सी, बी के 8 टाइप और सी के एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप कभी एग्जाम में भूल भी रहे हो विटामिन के नाम तो आप B1, B2 इनके जगह पे ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली ये याद रखिए, क्योंकि सीक्वेंस तो आपको एकदम फिक्स रहेगा। B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B5, B6, B7, B8 नहीं होता है, B9 और B10, 11 नहीं होता है, 12। तो बस 8 टाइप के बी विटामिन होते हैं, तो याद रखिए। स्टूडेंट्स अब देखो फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट soluble vitamins. These vitamins are dissolved in the fat, so it called the fat soluble vitamins. 4 vitamins: A, vitamin D, E and K. These 4 are fat soluble vitamin. इसके लिए भी वैसे फॉर्मूला रख देता हूँ, आपको याद रहेगा। ये सारे नाम विटामिन के हैं और विटामिन में ए, डी, ई, के, इनका भी नाम याद करने के लिए फॉर्मूला आरसी। तो फाइल में रखो, आरसी तो फाइल में रखो, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आरसी क्या है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो बाइक लेके निकलते हैं तो आरसी चेक करते हैं कभी पुलिस वाले, तो आरसी तो फाइल में रखो, रखने के लिए कह रहा कोई। तो इसके फॉर्मूला
से आप इनके नामों को, केमिकल्स जो नेम है इनके, उनके केमिकल्स नेम को बहुत इजीली याद कर सकते हो। जैसे R फॉर रेटिनॉल, रेटिनॉल। अब विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, ये याद रहता है नहीं रहता है, तो ये इस फॉर्मूला से याद रहे। दूसरा विटामिन डी का नाम सी, सी से फॉर्म आ रहा है RC, तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अब ये तो दिया है तो टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और ये जो आपका दिया है के, फाइल में रखो, तो फाइल का पहला शब्द एफ से आ रहा है, तो फाइलोक्विनोन, लेकिन यहां पर फाइलो पी से होगा, फाइलोक्विनोन। तो इस तरह से 4 केमिकल्स नेम याद हो गए। RC तो फाइल में रखो, R फॉर रेटिनॉल, C फॉर कैल्सीफेरॉल, T तो टेकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन हो गया। तो इस तरह से ADE के विटामिन के नाम याद हो गए। अब इसके डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी होती है? तो अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए, तो इसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है उसमें ठीक से शाम के वक्त या नॉर्मल कंडीशन में भी दिखाई नहीं देते हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आई रिलेटेड डिजीज है। विटामिन डी, इसके जो डिजीज होते हैं इसको रिकेट्स कहते हैं, डेफिशिएंसी से। बट रिकेट्स होगा इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को होता है रिकेट्स, लेकिन जो उम्र दराज होते हैं, बड़े होते हैं, उनको ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ऑस्टियोमेलेसिया। यही विटामिन डेफिशिएंसी डी की बात कर रहा हूँ, ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट। तो एडल्ट की बात करूँ, वयस्क की बात करूँ, तो इसमें ऑस्टियोमेलेसिया नाम लिखना होगा, उसको रिकेट्स नहीं कह सकते। ई जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी यानी सेक्सुअल इमैच्योरिटी, और समटाइम यू से दैट इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी यानी बांझपन, इम्पोर्टेंसी यानी बांझपन भी दिखता है। और के जो होता है फाइलोक्विनोन, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्ली नहीं होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये था फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आपने वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, उनके फॉर्मूला ये रखे, और ये याद रखिएगा, इस फॉर्मूला के थ्रू आप चाहो तो इनको बहुत आसानी से इनके नाम याद रख सकते हो, और कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें भी ये जो था ये फॉर्मूला के केसेस में था, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये होते हैं इसके फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, और ये फैट सॉल्युबल, दो वाटर सॉल्युबल। ओके स्टूडेंट, students now explain all the vitamins in a place, their function, disease and symptoms also. So these are the vitamins A, D, E, K. These are fat soluble vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 and C. These are the water soluble vitamins. विटामिन A मैंने कहा था आपको R, C तो फाइल में रखो, तो R फॉर रेटिनॉल, C फॉर कैल्सीफेरॉल, तो टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, इसका एक और नाम है मिएंडियोन। तो ये हो गया विटामिन सभी के नाम। इसके लिए मैंने कहा था TRN ट्रेन, T फॉर थायमिन, R फॉर राइबोफ्लाविन, N फॉर नियासिन। पुल पर P फॉर पेंटाथेनिक एसिड, पर पायरिडॉक्सिन, बहुत तेज चली, बहुत फॉर बायोटिन, फास्ट फॉलिक एसिड, चली साइनोकोबैलामाइन, और लास्ट एस्कॉर्बिक एसिड।
तो इस फॉर्मूला से आप सारे कॉमन नेम्स एंड केमिकल नेम्स यू ऑल्सो ये याद कर सकते हो। अब मैं इसमें बात करता हूँ कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सारे तो हमने लिख रखे हैं बट एक एक। विटामिन ए ये जो हमें मिलेंगे मिल्क में, फ्रूट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में। जनरली all the vitamins present in green vegetable except one vitamin, that name is vitamin B12. Vitamin B12 only present in animal and animal products, that is fish, liver, eggs, milk and milk product। इसमें vegetables नहीं होगा, बाकी सब में आप बिना सोचे वेजिटेबल्स लिख सकते हो। सो विटामिन ए मिल्क, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स मिलते हैं। इसके डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? तो डेफिशिएंसी डिजीज इज नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या क्या होगा? अनेबल टू सी इन नाइट और डिम लाइट, ये ठीक से उसको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों में टू टाइप के सेल होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, एंड रॉड्स आर एक्टिवेट इन नाइट टाइम्स, तो इसमें रॉड्स नहीं बनते हैं। तो ये विटामिन ए का जो फंक्शन है, रोडोप्सिन फॉर्मेशन होता है। अगर विटामिन ए हमारे पास है तो दे हैव टू फॉर्म रोडोप्सिन, रोडोप्सिन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। दूसरा आते हैं विटामिन डी इज नोन एज कैल्सीफेरॉल। फिश, लिवर, वेल, मिल्क ऑल्सो सिंथेसाइज इन ह्यूमन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यदि कोई इंसान सनलाइट जो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, उस समय 7-8 बजे तक हम सन के पास से जो धूप आ रहा है उस पर खड़े रहते हैं थोड़े से, तो हमारे बॉडी में अपने आप विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, उसमें जो है एक्स्ट्रा फॉर्म में बॉडी में बढ़ने लगते हैं और बोन्स में डिपॉजिट भी हो जाते हैं। सो ये एक फ्री विटामिन आपको मिल सकता है। इसमें छोटे बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो रिकेट्स, और बड़े लोगों में ऑस्टियोमेलेसिया। इन दोनों के कंडीशन वीक बोन्स ही है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग नाम से लिखा जाता है। जनरली विटामिन डी क्या करता है? इसका फंक्शन होता है फैसिलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इधर जो मैं फंक्शन लिखता जा रहा हूँ तो याद रखिएगा। ये कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को फैसिलेट्स करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जो भी आप कहें। तीसरा विटामिन ई, टोकोफेरॉल, लीफी वेजिटेबल्स, सैरल्स, वेजिटेबल वेल्स, इसमें हमें मिलते हैं। इम्पोर्टेंसी और इनफर्टिलिटी हो जाता है, जिसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी ठीक से नहीं हो पाता है एंड सेक्सुअली इमैच्योर्ड होता है। इसमें विटामिन सी में ऐसा क्या होता है? और तो एंटीऑक्सीडेंट्स कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर में, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड आरबीसी को फॉर्म कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन ए को हम लोग जनरली कह सकते हैं कि ब्यूटी विटामिन, क्योंकि हमारे ब्यूटीनेस को भी बढ़ा सकता है। तो ये कई वर्क में पार्टिसिपेट्स करते हैं। नाउ विटामिन के जो होते हैं वो सोयाबीन, वेल, वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, इसके डेफिशिएंसी से होगा। मैक्सिमम ब्लड लॉस हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर, क्योंकि इसका फंक्शन होता है कि हमारे लीवर में प्रोथ्रोम्बिन को बनाना। जब विटामिन के होते हैं प्रोथ्रोम्बिन बनते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इज ए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये इसके फंक्शंस पॉइंट्स बताया जा रहा है। और ये डेफिशिएंसी डिजीज, तो ये चारों हो गए। अब देखो विटामिन B1, थायमिन, व्हीट, ग्राम, पीनट, ईस्ट, बीन, इनमें मिलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। बेरी में जो होता है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, छोटा छोटा श्वास हो जाता है, ऐसे ऐसे करके उसकी श्वास वो काफ़ी फास्टली और लो शॉर्ट हो जाता है। तो रैपिड हार्ट बीट, इसके कारण हार्ट बीट बढ़ जाता है, वीकनेस हो जाता है बॉडी में। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसका काम क्या है? मेन फंक्शन ये याद रखना है, जो फंक्शन में लिखा है इसको अच्छे से याद कर लेना। फॉर्म कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए कोएंजाइम के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको बनाते हैं। B2 राइबोफ्लोविन, ईस्ट, लीवर, चीज, इसमें मिलते हैं। इसके कारण चिलोसिस होता है। चिलोसिस मीन्स होता है क्रैकिंग लिप्स, होंठ का फट जाना या स्किन ड्राई हो जाता है इस कंडीशन में। इसका फंक्शन क्या है? पार्ट्स ऑफ कोएंजाइम FMN and FAD in ETS needed for oxidation of endoplasmic reticulum, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये पूरा करता है। तो ये इसका वर्क है। अब देखो इसके बाद B3 नियासिन, मैक्सिमम इन व्हीट, हनी। अगर हम थोड़े से व्हीट में
हंडी लगा करके उसे खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ईस्ट, पी, ETC, इसके डेफिशिएंसी से पेलिग्रा होता है। इसमें क्या होता है सर, स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं बहुत सारे जहां तहां, एंड डायरिया होता है। स्वेलन लिप्स, लिप्स फूल जाते हैं, बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। एंड थिक पिगमेंट स्किन ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स, हाथ और पैर के जो स्किन्स होते हैं वो काले होने लगते हैं। तो ये एक तरह का इसके सिम्टम्स हैं। इसका वर्क क्या है, तो पार्ट्स ऑफ कोएंजाइम NAD एंड NADP, निकोटिनामाइक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स के जो फंक्शन होते हैं कोएंजाइम में, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये। अब देखो इसमें विटामिन B5, मशरूम जो हम खाना पसंद करते हैं इसमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं। नट्स में, बीन्स में, मीट एंड मिल्क्स में मिल जाते हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम इसमें होता है, जो पैर के नीचे वाले हिस्से होते हैं उसमें क्रैकिंग्स हो जाते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम A, कोएंजाइम A को ये सिंथेसिस करते हैं। अब देखो बेसिक्स जो होता है ये पायरोडॉक्सिन इसका नाम है, मीट, मिल्क, लीवर, बनाना में मिल जाते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। देखो बच्चों, हमारा जो RBC होता है उसका एक नॉर्मल साइज होता है, और RBC के जो नॉर्मल साइज होते हैं वो 80 to 100 फेम्टोलीटर कहते हैं। ये यूनिट्स है, मेरे पास ये पूरा बोर्ड भरा हुआ जगह नहीं है, तो ये याद रखिए 80 to 100 फेम्टोलीटर RBC का MCB वैल्यू होता है। RBC को अगर हम एक मशीन में रखते हैं तो मीन करस्पुलर वैल्यू जो होता है वो 80 to 100 होता है। अगर माइक्रोसाइटिक हो गया तो इसका जो साइज होता है RBC का, उसका साइज 80 फेम्टोलीटर से कम हो जाता है। 80 फेम्टोलीटर से कम हो गया। अगर 80 फेम्टोलीटर से कम हो गया तो RBC डिक्रीज इन साइज, RBC का साइज छोटा हो जाता है, और ऐसे RBC जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन द्वारा। सो इट्स कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसको मैं कभी एनीमिया के टॉपिक में और बताऊंगा। हेल्प टू एमिनो एसिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड मूड डिसऑर्डर ट्रीट, किसी इंसान में मूड खराब हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सोचो, मूड डिसऑर्डर्स को सही करने के लिए केला खा सकते हो, और केला जो होता है वो आपके मूड डिसऑर्डर्स को सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगला B7 बायोटिन, एग यॉक, सैरल्स, मिल्क, पीनट्स में मिलते हैं, मूंगफली वगैरह में। हेयर लॉस और एप्लाइसिया, यानी बाल किसी किसी जगह से हट जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, बार्डनेस, टकलापन हो सकता है। क्या काम है इसका, वाइटल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, ETC इसमें हेल्प करते हैं। अब देखो इसके बाद विटामिन B9, इट्स नेम इज फॉलिक एसिड, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑरेंज में मिलते हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, अभी मैंने कहा था कि आपका जो RBC का साइज होता है 80 to 100 फेम्टोलीटर, इसका जो होता है मोर देन 100 फेम्टोलीटर, FL लिख देते हैं फेम्टोलीटर का मतलब, तो ये फेम्टोलीटर तो मैंने लिखा ही है, तो मोर देन 100 फेम्टोलीटर। देखो एवरेज होता है 80 to 100, लेकिन 100 फेम्टोलीटर अगर हो जाता है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और ये RBC बिग RBC होता है, ये भी इमैच्योर होता है और इसकी भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो RBC के नंबर फिर कम हो जाते हैं। इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ RBC एंड DNA, इसमें हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इसमें B12, इट्स नेम इज साइनोकोबालामिन, और ये आपके नीट में आ सकता है। केवल एक मैं आपके नीट के लिए बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि B12 जो है आपके NCERT के सिलेबस में इंक्लूड है। आप पढ़ चुके हो कि इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और इसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं साइनोकोबालामाइन के रूप में, और ये जो होता है ये डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, और आपके बॉडी में जो भी कंसंट्रेशन फॉर्म्स में ब्लड वगैरह होता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो बहुत जरूरी है साइनोकोबालामाइन। फिश, लीवर, एग, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, यानी इसमें सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट से ही अपने को मिलते हैं। पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर, ये मैं बता चुका हूं आपको कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे बॉडी में होते हैं इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्ब करते हैं
विटामिन B12 को। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबैलामाइन भी है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर को कैप्चर करता है, फिर बॉडी में जाता है, फिर बॉडी में नॉर्मल फॉर्मेशन होते हैं आरबीसीज वगैरह के, नॉर्मल वर्क होते हैं। तो इस प्रकार से विटामिन B12 का एब्जॉर्ब होता है। लेकिन विटामिन B12 का एब्जॉर्ब होने के लिए अगर मान लो इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ये अलग डिजीज के टॉपिक में आप देखोगे, तो इसमें ऑटो इम्यून डिजीज के फॉर्म में वो उसी इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो इसी को पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन इसमें कम हो जाते हैं। एंड कोएंजाइम फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में यह हेल्प करता है विटामिन B12, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड टोमेटोज, ऑरेंज, गुआवा और कोई भी खट्टे फूड में हमें मिल जाते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है और स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें ब्लड निकलने लगते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ऐसा तो बहुत सिंपल है, आपको जो मॉड्यूल्स दूंगा उसमें ये सारे लिखे हुए होंगे, लेकिन अभी आपको बहुत समय है, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप घर पे बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स में इनको प्रिपरेशन फॉर्म में बना लें और इनको याद करें, या एक फ्लो चार्ट बना करके भी याद कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, students, now we explain the anemia and their types related to vitamin disease। आपने देखा विटामिन के बारे में, आपने 3 तरह के डिजीज के नाम भी पढ़े, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड पर्निशियस एनीमिया। और भी कुछ टाइप्स के एनीमिया होते हैं, उनमें से कुछ एनीमिया के टाइप्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लो ताकि पूरा क्लियर होना चाहिए। एनीमिया जो होता है उसका रियल मीनिंग क्या है? एनीमिया का मीनिंग है हमारे बॉडी में आरबीसी के जो नंबर हैं उसका कम हो जाना, डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी। सेकेंड, हीमोग्लोबिन के जो कंसंट्रेशन होते हैं या हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू का कम हो जाना। या तीसरा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का कम हो जाना। अगर इनमें से कोई हो रहा है तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू एनीमिया, यानी आरबीसी के नंबर जितने होने चाहिए उससे कम हो गया, हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन जितने होने चाहिए उससे कम हो गया, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया, तो उसको एनीमिया बोलते हैं। अब आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन में Fe++ फेरस आयन के कारण फॉर्म होता है। अगर फेरस आयन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन फॉर्म होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और हीमोग्लोबिन लेवल मेल में आप जानते हो कि 12 टू नियर अबाउट 16 या 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड होता है। किसी को 120 टू 160 ग्राम पर लीटर बोल सकते हो। फीमेल में 11 टू 14.5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, इसी को 110 टू 145 ग्राम पर लीटर बोल सकते हो। तो लीटर में उसके कंसंट्रेशन को थोड़ा डबल कर लोगे, मल्टीप्लाई इंटू 10 करके, और इस तरह से इसके कंसंट्रेशन होता है। आरबीसीज जो होते हैं इसके भी फिक्स नंबर होते हैं, और अगर ये नंबर हमारे डब्ल्यूबीसी के साथ रेशियो बनाते हैं तो 500:1 के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ये अगर किसी कारण से कम हो गया तो एनीमिया फॉर्म करता है। तो ये है मेन एनीमेटिक फॉर्म। अगर हम WHO का एक रिपोर्ट देखें तो WHO के जो रिपोर्ट्स हैं वो कहता है कि पूरे वर्ल्ड में 1.62 बिलियन जो पीपल हैं वो एनीमिया से अफेक्टेड है, अफेक्टेड इन एनीमिया, यानी 1.62 बिलियन, ये पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 24.8% होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होता है
उस पूरे विश्व के जो जनसंख्या है उसके अगर हम प्रतिशत निकालें तो 24.8 नियर अबाउट 25% पीपल जो होते हैं वो एनीमिया से अफेक्टेड होते हैं। इसीलिए ये जो है ये अपने आप में नॉर्मली कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इसके कारण हमारे बॉडी में कई तरह के डिजीज क्रिएट होते हैं, इसलिए एनीमिया को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स ये जानते हो कि हमारे जो बोन्स होते हैं, इस बोन्स में बोन मैरो होते हैं, ये बोन्स के पार्ट हैं। इसमें हैबर्शियन कैनाल, वोल्कामेन कैनाल्स एंड येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, एपिफाइसिस, डायफाइसिस रीजन्स होते हैं। इसमें ये जो रीजन होते हैं ये रीजन होते हैं रेड बोन मैरो का, रेड बोन मैरो, ये सब आप जानते हो। ये भी रीजन होते हैं रेड बोन मैरो और ये रीजन होते हैं येलो बोन मैरो का। अब मेनली रेड बोन मैरो जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है आरबीसी फॉर्मेशन में। अब ये अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ कि भाई ये हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर है और इस बोन्स में हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, ऐसा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सभी बनेंगे, बट मैं फोकस कर रहा हूँ आरबीसी पे। अब हमारे जो किडनी होता है वो किडनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ब्लड फॉर्म करता ही है, लीवर भी ब्लड फॉर्म करता है और स्प्लीन भी ब्लड फॉर्म करता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में भी किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होते हैं ये हार्मोन किडनी से रिलीज होता है, यानी किडनी से रिलीज होकर के ये हार्मोन हमारे बोन मैरो के अंदर एंटर करता है आरबीसी फॉर्मेशन में। इसका मतलब इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो हेल्प टू आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। एक बात याद रखना, आरबीसी फॉर्मेशन जो होता है इसको टर्म दिया जाता है इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस यानी आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं ब्लड फॉर्मेशन, नॉट इन आरबीसी, ये तो आरबीसी फॉर्मेशन की कहानी हो गया कि आरबीसी के फॉर्मेशन हो रहे थे इरिथ्रोपोएसिस, लेकिन मैं अगर यहाँ ब्लड फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो आप सबको मैं सिखा चुका हूँ टिश्यू के टॉपिक में कि ब्लड फॉर्मेशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे आएंगे और इसमें सभी इंक्लूड होगा। इसको हीमोपोएसिस कहते हैं, हीमोपोएसिस कहते हैं। क्लियर? अब देखो इसके अलावा एक सेलुलर पार्ट होता है रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स ये जो होते हैं रेटिकुलोसाइट्स ये भी इस बोन मैरो में एंटर करते हैं और आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यानी आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करने वाला कौन कौन है, तो हेल्प टू आरबीसी फॉर्मेशन में इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ये हेल्प करेगा, हेल्प टू रेटिकुलोसाइट्स ये हेल्प करेगा, क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स ही बाद में मैच्योर आरबीसी को फॉर्म करते हैं। अब ये सभी बोन मैरो के अंदर आ गए, ये बोन मैरो है और ये जो होते हैं इस रेड बोन मैरो के रीजन में चले गए। ठीक है, रेड बोन मैरो रीजन में आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और ये आरबीसी फॉर्म हो गया। और आप जानते हो कि ह्यूमन में जो आरबीसी होते हैं वो राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप होते हैं। तो ये जो ह्यूमन आरबीसीज हैं ये मैच्योर्ड रूप में पूरी तरह से जो इसका शेप होता है वो इसमें हीमोग्लोबिन और जो भी इसमें ग्लोनर पार्ट है वो सभी आ गए। आरबीसी के मेम्ब्रेन को डोनेन मेम्ब्रेन कहते हैं, ये बात भी आप जानते हो। तो ये सब आरबीसीज जो हैं यहाँ बन गया और ये बोन मैरो, रेड बोन मैरो के रीजन से जो हैबर्शियन कैनाल और वोल्कामेन कैनाल्स यहाँ से अराइज हो रहे हैं इस रीजन में से ये निकल गए। अब देखो इसी को मैं बड़ा करके लिखा रहा हूँ कि ये हमारा ब्लड का कोई सर्कुलेटरी पाथ है और इस ब्लड सर्कुलेटरी पाथ में जो है ये ब्लड के पॉइंट सर्कुलेटरी पाथ में
यहाँ से आरबीसी एंटर कर रहा है और आरबीसी इस ब्लड सर्कुलेशन पॉइंट में एंटर कर गया, ठीक है। तो ये जो आरबीसी है ये नॉर्मल आरबीसी है, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी पाथ में अराइज हो गया, ये ब्लड सर्कुलेटरी पाथ है। अराइज करने के बाद ये हमारे बॉडी में घूम रहे हैं और इस तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं। सर्कुलेट करने के बाद जिसको जो इसका वर्क दिया गया है, इसका मेन वर्क है कि ये हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, लेकिन न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं करेगा। न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम विलाई माइक्रोविलाई के रूप में इसके प्लाज्मा न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, आरबीसी न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं करता है। अब जो है इसमें से फिर ये इधर घूम गया, मान लो इसका पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो गया। सर्कुलेशन के बाद इस तरह से पूरे लाइफ साइकिल को इसे पूरा करने में 120 डेज का टाइम लग गया, क्योंकि आरबीसी का जो लाइफ होता है ह्यूमन में वो कितने दिन का होता है, 120 डेज का इसका लाइफ होता है। पूरा करने के बाद फिर ये एंटर कर जाएगा हमारे बॉडी में। सपोज एक यहाँ पर ग्लैंडुलर पार्ट्स में दिखा रहा हूँ और इसे आप मान लो स्प्लीन, तो स्प्लीन के अंदर ये एंटर होगा और स्प्लीन के अंदर एंटर होने के बाद यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर इसके आगे बिलिरुबिन, बिलिवैरिडिन फॉर्मेशन और Fe++ वापस री इंटर करेंगे ब्लड फॉर्मेशन में। वो सब कहानियाँ आगे जैसा होगा वैसे होगा। इसमें लीवर भी ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, तो स्प्लीन तो करते ही हैं, लीवर भी जो इमैच्योर्ड फॉर्म होते हैं या जो डेड आरबीसी होते हैं उनके ब्रेकडाउन्स में ये भी हेल्प करता है। तो 2 ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं, 1 स्प्लीन, 2 लीवर। लेकिन स्प्लीन में एंटर करता है पहली बार, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, या इसे हम कह सकते हैं लीवर बायोकेमिकल फॉर्म में। यहाँ पर जो भी डेड होते हैं उसके बाद ये ब्रेक डाउन होकर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो था नॉर्मल कहानी जो अब तक पढ़े हो आप। अब आपको देखना है कि किस किस कंडीशन के कारण एनीमिया हो सकता है। अब देखो, अब मान लो यहाँ पर जो आरबीसी नॉर्मल साइज का बन रहा था, ये जो आरबीसी था ये नॉर्मल साइज का था। अब सवाल आता है कि सर ये नॉर्मल साइज के आरबीसी को हम कैसे काउंट करें। तो यहाँ पर एक वर्ड दे रहा हूं मैं, आपको याद रखना है, MCV। इसका पूरा मीनिंग है मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है इसके टेस्ट होता है, ये एक टेस्ट प्रोसेस होता है और टेस्ट प्रोसेस के द्वारा MCV के थ्रू हम आरबीसी का नॉर्मल वॉल्यूम पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर MCV का नॉर्मल वॉल्यूम होता कितना है। यानी आरबीसी अगर आपका नॉर्मल शेप एंड साइज का है, आपके बॉडी में आरबीसी नॉर्मल क्वांटिटी में है, तो ये जो आरबीसी का मीन वैल्यू है, MCV वैल्यू है, ये वैल्यू होगा 80 to 100 फेम्टोलीटर, फेम्टोलीटर के फॉर्म में। और फेम्टोलीटर जो होता है FL कहते हो, तो फेम्टोलीटर जो होता है ये यूनिट होता है। फेम्टोलीटर इज द यूनिट ऑफ MCV। और अगर आपके आरबीसी का फेम्टोलीटर 80 to 100 है तो आपके शरीर में कोई डिजीज नहीं है, आप हेल्दी कंडीशन में हो, तो ये हेल्दी होता है। मीन कर्पस्कुलर वैल्यू नॉर्मल, यानी ये जो आरबीसी आप देख रहे हो नॉर्मल साइज का है, इसका मतलब इसमें 80 to 100 फेम्टोलीटर इसका वॉल्यूम है और आरबीसी नॉर्मल शेप एंड साइज में बना हुआ है, नॉर्मल परसेंटेज बना हुआ है। तो फेम्टोलीटर पॉइंट्स में हम इंडिकेट करते हैं। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले एक टॉपिक बताया था CBC, या डॉक्टर के पास आप जाते हो तो CBC कहते हैं, काउंट ऑफ ब्लड सेल। CBC ब्लड लिया, CBC में कितने आरबीसी हैं, कितने WBC हैं, कितने प्लेटलेट्स हैं, नंबर ज़्यादा है कम है, सब पता लगता है। तो CBC जो होता है ये ब्लड सेल काउंट होता है, या इसको हम बोलते हैं काउंट ऑफ ब्लड सेल, काउंट ऑफ ब्लड सेल, यानी ब्लड सेल को काउंट करते हैं। तो CBC का ही एक पार्ट है MCV। MCV में पर्टिकुलरली आरबीसी के जो नंबर होते हैं, आरबीसी के जो शेप होते हैं, उनको इससे इंडिकेट किया जाता है, उसके जो वॉल्यूम होते हैं वो इंडिकेट किया जाता है। यानी MCV
सीबीसी का ही एक पार्ट है। सीबीसी में तो आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके नंबर सारे एक साथ काउंट करते हो, लेकिन किसी को एनीमिया हो गया तो डॉक्टर कहते हैं आप एमसीवी कराओ। एमसीवी मीन कर्वस्कुलर वॉल्यूम, और एमसीवी वॉल्यूम अगर 80 to 100 आ रहा है फेमटोलीटर तो आप बिल्कुल हेल्दी हो। और आपको ये सब पता होना चाहिए क्योंकि आप बायो के पढ़ रहे हो, तो आप तो इसी के रिपोर्ट को देख रहे हो, तो आपको ये सब चीजें देखकर पता लग जाना चाहिए कि उसके ब्लड में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स है भी या नहीं। ठीक है, तो एमसीवी मीन कर्वस्कुलर वॉल्यूम 80 to 100 फेमटोलीटर, यानी ये 80 to 100 फेमटोलीटर का है। अब क्या हुआ कि किसी कारण से हमारे ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी अब जो है मैं दूसरे कलर से यहां दिखा रहा हूं, मान लो ये आरबीसी जो इसके नॉर्मल शेप एंड साइज है उससे छोटा बन गया। अगर इससे छोटा बन गया तो ये जो स्मॉल साइज का आरबीसी है, ये स्मॉल साइज के आरबीसी को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। ये जो है ये स्मॉल आरबीसी हो गया, ये आरबीसी हो गया स्मॉल आरबीसी। अगर स्मॉल हो गया तो इस डिजीज का नाम है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एनीमिया इसमें जो एमसीवी वैल्यू होगा वो एमसीवी का वैल्यू लेस देन 80 फेमटोलीटर होगा, यानी 80 फेमटोलीटर से कम होगा। बच्चों अगर ऐसा होगा तो 80 फेमटोलीटर से अगर कम हुआ तो ये जो आरबीसी यहाँ बन रहा है, ये आरबीसी हमारे बॉडी में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। इसके बनने के कुछ ही दिनों बाद इसे ये जो स्प्लीन है इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज दिस इज स्मॉल साइज एंड देयर फेमटोलीटर इज 80 लेस देन 80 से कम हो रहा है, 80 से कम हो रहा है, इसलिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और ये जो एनीमिया होता है, ये एनीमिया में आरबीसी जो बन रहे हैं वो 120 दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, ये बहुत जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये क्या 2 दिनों में। तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी पॉइंट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटीज और बाकी सभी में दिक्कत आएंगे। इसी को बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। सर इसका कॉज क्या है? तो इसका कॉज अभी आपको विटामिन के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा था कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, देखो विटामिन में जो भी डिजीज हो रहा है वो सब के सब डेफिशिएंसी से हो रहा है। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गया तो इसे कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। दूसरा कारण हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी। अगर किसी इंसान में आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके कारण भी हो सकता है। अगर किसी में थैलेसेमिया नाम का डिजीज है, थैलेसेमिया, तो भी उसको ये डिजीज हो सकता है। तो थैलेसेमिया पेशेंट में भी आप जानते हो कि उसके बहुत जल्द आरबीसी को चेंज करना होता है, ब्लड को चेंज करना होता है, क्योंकि उसके आरबीसी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये था माइक्रोसाइटिक एनीमिया के पॉइंट्स, यानी ये अगर 80 फेमटोलीटर से कम हो गया एमसीवी वैल्यू तो इसके कारण आरबीसी का शेप एंड साइज छोटा होगा और इसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब देखो किसी कारण से अब जो है यहाँ जो आरबीसी बन रहा है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से आ रहा है और ये बिग साइज का बन रहा है, काफी बड़ा, ये इन्फ्लामेटेड हो गया है, फैल गया है। और इन्फ्लामेटेड फॉर्म में ये आरबीसी हमारे बॉडी में काफी बड़े रूप में आ रहे हैं। तो ये जो होता है बिग साइज आरबीसी। देखो आरबीसी छोटा होना भी गलत है, आरबीसी का बड़ा होना भी गलत है, एक नॉर्मल शेप एंड साइज बनना चाहिए। और ये यहाँ सर्कुलेशन में फ्लो कर रहा है तो इसे भी बहुत जल्द इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा हमारे स्प्लीन के द्वारा। ये जो बिग साइज का आरबीसी है इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो ये एमसीवी वैल्यू, इसका वैल्यू जो है ये एमसीवी का जो वैल्यू है ये 100 को पार कर जाता है, मोर देन 100, मोर देन 100। अगर एमसीवी का वैल्यू मोर देन 100 फेमटोलीटर होता है, क्योंकि मैंने इसका पॉइंट आपको बताया था
कि इसको जो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटर इसको फेम्टोलीटर होता है, ये लिखा है मैंने, तो ये फेम्टोलीटर जो होगा ये मोर देन 100। अगर ऐसा हो गया तो ये जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है इसे फिर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं मैक्रोसाइटिक को। अब देखो मैक्रोसाइटिक जो एनीमिया है इसे फिर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब 2 टाइप में कौन कौन से? एक होता है मैगेलो ब्लास्टिक एनीमिया और दूसरा होता है नॉन मैगेलो ब्लास्टिक एनीमिया। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया 2 टाइप में इस मैक्रोसाइटिक एनीमिया को डिवाइड किया गया है। यानी इसमें आरबीसी फैल चुके हैं, बड़ा हो चुके हैं, इन्फ्लामेशन हो चुका है। सर इसका कारण क्या है? तो इसका जो कॉज है, इसका होने का जो कारण है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, और मैंने कहा था मैक्रोसाइटिक एनीमिया विटामिन B9 के डेफिशिएंसी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 एंड विटामिन B12 भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। अगर आपको सिंपल पूछा जाए मैक्रोसाइटिक एनीमिया तो आप बोल देना विटामिन B9, लेकिन इसमें B12 का भी रोल होता है। लेकिन B12 अगर कम हो तो उसको पर्निशियस एनीमिया कहेंगे, वो अलग से बताऊंगा। लेकिन B12 की डेफिशिएंसी से भी यहाँ पर मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ये इस बात को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, समझना। लेकिन B12 के डेफिशिएंसी से पूछा जाए, मेनली B12 की डेफिशिएंसी से, तो पर्निशियस एनीमिया होगा, उसमें मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया के टर्म्स इन दोनों के साथ आएगा तभी लिखोगे। तो आप बोलना विटामिन B9 डेफिशिएंसी, ये कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मैगेलोब्लास्टिक इसका जो टाइप है, तब आप बोल सकते हो B12 B9 दोनों के कारण, ठीक है। अब देखो दूसरा जो इसका रीजन होता है वो रीजन होता है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक मतलब हमारे शरीर में कोई ऐसा जो बहुत पहले से किसी कारण से जेनेटिकल फॉर्म में या किसी कारण से बन रहे हैं, तो क्रॉनिक डिजीज के कारण भी मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो ये था पॉइंट। अब आते हैं कि सर नॉन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया का कॉज क्या है? अगर नॉन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसी को हो रहा है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ब्लीडिंग। अगर कोई इंसान को ब्लीडिंग हो रहा हो किस कारण से, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है फीमेल में, तो फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र का ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये नॉन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। उसमें भी शरीर में आरबीसी का नंबर कम होने पे जो आरबीसी होते हैं वो बड़े आकार में कन्वर्शन होने लगते हैं जो उसके बॉडी में, तो ये एक प्रकार का डिजीज के पॉइंट्स है। या प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बहुत सारे आरबीसी चाहिए, या डिलीवरी के समय ब्लीडिंग ज़्यादा होने पे इस तरह के एनीमिया हो सकता है। तो ये कोई विटामिन डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल एक प्रकार का आरबीसी के जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है किसी कंडीशन के कारण कम होना नॉन मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। तो ये दूसरा भी देख लिया। एक तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है कि आपका आरबीसी जो है वो है तो नॉर्मल साइज का, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल, जैसे ये जो मैं ला रहा था ये नॉर्मल साइज का है, तो आपका जो आरबीसी है वो नॉर्मल है, नॉर्मल साइज, ठीक है। लेकिन नॉर्मल होने के बाद भी अगर इसमें जो नंबर ऑफ आरबीसी है वो कम हो जाए तो इसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, इसका मीनिंग होता है कि द नंबर ऑफ आरबीसी, the number of RBC decrease, यानी आरबीसी का नंबर का कम होना, यानी आरबीसी के जो नंबर हैं वो अगर कम हो जाए तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। कम होने के कोई भी कारण हो, खाना नहीं खा रहे हैं या ब्लड नहीं बन रहा है, कुछ भी, लेकिन नॉर्मोसाइटिक का भी एक टाइप है जिसे
ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं नॉर्मोसाइटिक में, ए प्लास्टिक एनीमिया नॉर्मोसाइटिक का एक टाइप है ए प्लास्टिक एनीमिया। सर नॉर्मोसाइटिक में ए प्लास्टिक क्या है? जैसे अब हमारा बोन मैरो जो है इसमें आरबीसी बहुत कम बन रहे हैं, बोन मैरो में किसी कारण से डिफेक्ट आ गया है, रेड बोन मैरो में या येलो बोन मैरो में, तो डिफेक्ट के कारण अब आरबीसी न बने तो इसे ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। नॉर्मोसाइटिक का एक डेफिनेशन ऐसा दे सकते हो कि इफ बोन मैरो नॉट फॉर्म आरबीसी, यदि आरबीसी बनाना बंद कर दे, और फॉर्म लेस अमाउंट ऑफ आरबीसी, यानी जो हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा जो है, ये अस्थि मज्जा आरबीसी के निर्माण को बंद कर दे या आरबीसी के निर्माण को कम कर दे, तो इस कंडीशन में ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो ये मैंने कुछ टाइप्स बताए, एक बार रिकॉल कर लो क्या क्या बताया। एनीमिया जो होता है इसमें आरबीसी का नंबर कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, तो उसको एनीमिया कहते हैं, हिंदी में रक्ताल्पता भी बोलते हैं। एनीमिया जो होता है वर्ल्ड में WHO के अनुरूप 1.62 बिलियन पीपल अफेक्टेड होते हैं और 20.8% पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का इससे अफेक्टेड है। अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि सर जो एनीमिया होता है इसको टेस्ट करने के लिए आरबीसी के नंबर को हमें पता होना चाहिए और इसको एक टेस्ट से काउंट करते हैं, इसको MCV बोलते हैं, मीन कस्कुलर वॉल्यूम, और ये जो होता है 80 to 100 फेम्टोलीटर इसे नॉर्मल मानते हैं। ये नॉर्मल वैल्यू है, ये जो हमारा है ये नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू 80 to 100 फेम्टोलीटर होगा। अब देखो बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में आरबीसी बन रहा है, बनते समय इसको किडनी से इरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन हेल्प कर रहे हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो करते ही हैं, एडल्ट स्टेज में भी करेंगे, एकदम करेक्शन के साथ याद रखिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो करते ही हैं, लेकिन किडनी डायरेक्ट ब्लड नहीं बनाएगा, लेकिन किडनी हेल्प करेगा एक हार्मोन रिलीज करने में, और ये हार्मोन एंटर करेगा बोन मैरो में और बोन मैरो में जाकर के ब्लड बनेगा। दैट मीन्स किडनी रिलीज a hormone that name is erythropoietin, they enter into bone marrow and support to RBC formation. रेटिकुलोसाइट्स इमैच्योर आरबीसी होता है, ये जब सेलुलर पॉइंट्स में इसके अंदर एंटर करते हैं तो ये ब्लड को फॉर्म करते हैं, तो ये दोनों ब्लड फॉर्म में हेल्प कर रहे हैं, आरबीसी बन रहा है, नॉर्मल शेप एंड साइज का है, तो आरबीसी 120 डेज तक जिंदा रहेगा और फिर स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यदि आरबीसी का साइज छोटा हो जाए और ये साइज होगा 80 फेम्टोलीटर से छोटा, तो इसे बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन B6 के डेफिशिएंसी से ये होता है। यदि इसका शेप एंड साइज बड़ा हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, फूलने को इन्फ्लामेशन बोलते हैं, तो इसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। इसका मेन कारण है विटामिन B9, लेकिन इसके दो टाइप और हैं। मैक्रोसाइट में एक को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, एक को नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है कॉज ऑफ डेफिशिएंसी विटामिन B9 एंड B12 दोनों के कारण। लेकिन अगर नॉन मेगालोब्लास्टिक की बात करें तो ब्लीडिंग या प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण इसकी डेफिशिएंसी होती है। तीसरा, जो शेप एंड साइज तो नॉर्मल है लेकिन नंबर ऑफ आरबीसी बहुत कम है, तो इसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। नॉर्मोसाइटिक का एक टाइप है ए प्लास्टिक एनीमिया। यदि बोन मैरो में आरबीसी बनना बंद हो जाए या कम हो जाए तो इसे ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। कितने सारे एनीमिया देख लिए, अब एक तीसरा रह गया, विटामिन B6 किसके कारण कौन सा एनीमिया हो रहा है, तो माइक्रोसाइटिक। क्लियर हो गया आप लोगों को। विटामिन B9 के कारण मैक्रोसाइटिक, लेकिन B9 B12 दोनों के कारण तो मेगालोब्लास्टिक के फॉर्म्स में अलग से दिया गया। लेकिन अलग से आपको पूछा जाए, और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में ये विटामिन आ सकते हैं। और विटामिन B12 जो मैं कल आपको बता रहा था, इसका नाम है साइनेकोबैलेमाइन।
साइनेकोबैलामिन, और साइनेकोबैलामिन जो होता है ये विटामिन B12, इसी को आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हो, एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हो। अब मान लो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो गया, नहीं विटामिन B12 का डेफिशिएंसी नहीं हुआ, सॉरी, अब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, फिर वो डेफिशिएंसी होगा। विटामिन B12 तो आपकी बॉडी में है, लेकिन आपके इंटेस्टाइन में जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें कुछ सेलुलर पार्ट्स हैं, और इस सेलुलर पार्ट्स में एब्जॉर्ब करने वाले पार्ट को इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन B12 को यहां से एब्जॉर्ब कराया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 वहां से एब्जॉर्ब होगा इंट्रिंसिक फैक्टर से, और फिर ये आपके बॉडी में एंटर करके विटामिन B12 के अपने वर्क को पूरा कर रहे हैं। लेकिन किसी कारण से, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डिजीज का नाम है ऑटो इम्यून डिजीज, और ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है ये अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं अपने बॉडी द्वारा, इसको ऑटो इम्यून कहते हैं। इम्यून तो प्रतिरक्षा तंत्र है, ऑटो इम्यून यानी अपना ही प्रतिरक्षा तंत्र को डिजीज के फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कोई एंटीबॉडी बन जाना और खुद के सेल को डिस्ट्रॉय कर देना, इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इस डिजीज के कारण ये जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर है इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, इंट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो आप जानते हो कि मैंने एक हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाया था, पैराटल सेल और बाकी सेल्स के डायग्राम, इसमें पैराटल सेल्स वगैरह सारा डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा हो किसी इंसान में इंट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर अटैक हो और इंट्रिंसिक फैक्टर यहां पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए या यहां ब्लॉक होना शुरू हो जाए, तो विटामिन B12 क्या इसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो नो एंट्रेंस ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 जो होते हैं वो इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, विटामिन B12 प्रवेश नहीं करेंगे। और जब विटामिन B12 इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो क्या होगा? एटलीस्ट डेफिशिएंसी होगा। अब जाकर के हमारे बॉडी में इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो गया, यानी विटामिन B12 तो है लेकिन वो अंदर इंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंटर कराने के लिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एंटर करना होगा इंट्रिंसिक फैक्टर में, जो मैं कई बार बता चुका हूं। अब एंटर नहीं कर पा रहा है, हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई। और अगर विटामिन B12 की पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके कारण जो एनीमिया होगा उसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। और ये एनीमिया जो होगा ये हमारे लिए काफी डेंजरस होगा, क्योंकि विटामिन B12 इसमें वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो विटामिन B12 के कॉमन नाम साइनेकोबैलामाइन, एक्सट्रिंसिक फैक्टर के रूप में वर्क करते हैं, इसलिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन B12 को इंटेस्टाइन के इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज के कारण इंट्रिंसिक फैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया, ब्लॉक हो गया, तो विटामिन B12 इसमें एंटर नहीं कर पा रहे हैं, विटामिन B12 एंटर नहीं करेंगे तो एटलीस्ट डेफिशिएंसी होगा विटामिन B12 का। अगर डेफिशिएंसी हो गया विटामिन B12 का तो हमारे बॉडी में जो डिजीज होगा एनीमिया के रूप में उसका नाम पर्नीशियस एनीमिया। और इस तरह से ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आपसे पूछा जाए विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज तो पर्नीशियस एनीमिया, इससे सिंपल आंसर पर्नीशियस एनीमिया के रूप में। और ये बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंटली नीट में जरूर आ सकते हैं इससे विटामिन B12 के क्वेश्चन। तो आपने देखा कि आपके जो विटामिन टॉपिक है वो राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में है, लेकिन विटामिन B12 इस के NCERT बुक के पॉइंट में डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में इंक्लूड है। सारे विटामिन नहीं है लेकिन विटामिन B12 है, तो आपको विटामिन B12 को पढ़ना है। कोबैलामाइन के रूप में एब्जॉर्प्शन करते हैं, और कोबैलामाइन जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में वो साइनोकोबैलामाइन का ही पार्ट होता है। इस तरह से ये कोबैलामाइन टर्म के रूप में दे रखा है, और कोबैलामाइन या साइनोकोबैलामाइन इसी का पार्ट है, इसलिए विटामिन B12 NCERT नीट पॉइंट में है और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये एक विटामिन याद रख ही सकते हो। और इसके अलावा राजस्थान बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए ये सारे पॉइंट्स, और
इनके कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो आपने देखा कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक का 2 पार्ट है, मेगलोब्लास्टिक, नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, और नॉर्मोसाइटिक का 1 पार्ट है, एप्लास्टिक एनीमिया, और तीसरा है आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 पर्नेसियस एनीमिया। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने एनीमिया के टाइप सीख लिए।